हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में दोस्तों ये चैप्टर है चुंबकीय स्थायित्व एवं वैद्युत चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है आपका, उसी टॉपिक की हम बात करेंगे। तो देखिए ये हमने इसका वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने बायो-सेवर्ट का नियम बताया। तो आपके पेपर्स में 5 नंबर का या आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का प्लेलिस्ट मैंने पूरी दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ये आपका जो विद्युत ये आपका देख रहे हैं चुंबकीय ये मैग्नेट जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले के और इसमें ऐसे बहुत से टॉपिक है जो हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी लिंक है, उसको भी आप जाइए उस प्लेलिस्ट पर और सभी वीडियो आप देख लीजिए। मैक्सिमम टॉपिक आपको इस अप्लाइड फिजिक्स के और बेसिक इलेक्ट्रिकल के मिल जाएंगे। तो कोशिश करें आप उस टॉपिक को उससे देखकर आप पढ़ सके, क्योंकि बार बार उसी टॉपिक का वीडियो अपलोड करना उचित नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से भी सब्जेक्ट हैं जिनको कंप्लीट करना है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के लगातार कमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए। तो मैं इस सब्जेक्ट को जैसे ही कंप्लीट करता हूं और 2-4 वीडियो और आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स का अपलोड किया जाएगा, उसके बाद मैकेनिक्स का वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियमों की व्याख्या कीजिए और लेंज का नियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है, जो फैराडे साहब थे, इन्होंने कितने नियम दिए? इन्होंने 2 नियम दिए थे। वो दोनों नियम को आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बताना है और लेंज का नियम क्या था ये चीज़ बताना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर फैराडे ने जो 2 नियम दिए थे, उसमें फर्स्ट लॉ था, पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इनका कहने का मतलब समझिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, ऐसी कोई सर्किट है जिसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका जनरेट हो जाता है। अब बात समझिए कैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। दोस्तों जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आप करंट को फ्लो कराते हैं, तो आप क्या करिए, उस करंट में परिवर्तन करेंगे तो करंट में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और जो ईएमएफ होता है उसे ही आप कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपका होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर आपको दर्शाया गया। ये आपका होता है फर्स्ट लॉ के अंतर्गत। अब देखिए ये कहा था फर्स्ट लॉ, और इसी के बेस पर ये सेकंड लॉ है। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड या द्वितीय नियम कहते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका जो परिमाण होगा अर्थात उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो बिल्कुल क्लियर हुआ दोस्त कि जो आपका जब आप उसमें क्या करेंगे, अगर आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आप करंट जो फ्लो करा रहे हैं, आप करंट में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो आपसे अगर पूछता है सेकंड लॉ क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे कि जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के फ्लक्स परिवर्तन की नेगेटिव अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब ये नेगेटिव क्यों लगता है, ये चीज़ हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो सिंपल आप समझिए कि जो द्वितीय नियम कहता है जो उसमें ईएमएफ आपका हो रहा है वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना उसका अमाउंट है, परिमाण क्या है, ये चीज़ आपको निकालना होता है। तो जो ईएमएफ होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर जनरेट होता है, डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम मानते हैं परिवर्तन होता है डेल्टा फाई, तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो E=-d∅/dt होगा। क्या होगा, अभी यहाँ पर डेल्टा टी मतलब एक छोटा अंतराल लिया गया है और एक डेल्टा फाई मतलब एक छोटा फ्लक्स में परिवर्तन लिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपका दोस्त ये आ जाएगा E=-d∅/dt। अब आगे यहाँ पर दोस्त आप लिमिट्स इसमें ले लेते हैं, E= लिमिट डेल्टा स्टैंड टू 0 डेल्टा टी स्टैंड टू 0 d∅/dt। बात यहाँ पर ये चीज़ समझिए, यहाँ पर आपको ये क्लियर इसको समझना है E=-d∅/dt क्यों लगाया गया। तो दोस्त यहाँ पर निगेटिव जो चार्ज होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक सदैव कन्फ्यूजन रहता है कि फ्लक्स किसका विरोध कर रहा है, फ्लक्स विरोध कर रहा है या फिर ईएमएफ विरोध कर रहा है। तो ध्यान रखिए सदैव कि इसमें जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स के परिवर्तन का
विरोध करता है। आप देख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी आप समझ सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, ये एक प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जैसा कि हमने बताया, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, अगर आप करंट में परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, और जो फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा उसी फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब उसमें परिवर्तन फ्लक्स में होगा तो तुरंत आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स का परिवर्तन का विरोध करता है, तो विरोध करने के लिए इसमें निगेटिव चार्ज ये निगेटिव साइन लगाया जाता है। तो सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अगर विरोध नहीं करेगा तो ये उत्पन्न नहीं होगा, ये भी एक रीजन है। तो ठीक है, तो इसमें जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसका क्या करता है, जो आपका फ्लक्स है उसका सदैव जो उसका फ्लक्स है वो फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका आपका विरोध करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगाया जाता है, नेगेटिव साइन इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर डी फाई वेबर में है और डी टी सेकेंड में है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई वोल्ट में होगा। अर्थात यहाँ पर ये यूनिट्स आपको बताया जा रहा है कि जो ई होगा, तो वोल्ट हो या दोस्त ईएमएफ हो या फिर वोल्टेज हो, वो सभी क्या होता है, उसका यूनिट्स वोल्ट ही होता है, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। अब देखिए यदि परिपथ में कोई, देखिए अभी बात हो रही थी दोस्त, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉइल के लिए बात हो रही थी, सिंगल कॉइल के लिए बात करें तो अभी एक कॉइल के लिए आपने लिखा माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन उसमें नंबर आप बहुत से टर्न हैं, अर्थात परिपथ में कोई कुंडली है तो उसमें तार के एन फेर होंगे, अर्थात नंबर आप एन मतलब ये टर्न है कि नंबर आप कॉइल के कितने नंबर टर्न है, अर्थात एन की वैल्यू 10 20 30 कितनी है, ये चीज आपको यहाँ पर, तो मतलब टोटल कॉइल कितनी है ये चीज। तो प्रत्येक फेरे में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो सभी फेरों के विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर पूरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को जो फार्मूला होगा E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर दोस्त माइनस तो आपका लगा रहेगा, एन इसलिए है कि यहाँ पर टोटल जो आपकी सर्किट है उसमें जितने नंबर आप यहाँ पर टर्न है उसकी संख्या है, तो यहाँ पर एन इंटू डी फाई बाई डी टी होगा। अब एन को यहाँ पर अंदर कर लिया गया, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी हो गया। अब सिंपली यहाँ पर दोस्त ये आपका एन फाई जो होगा कुंडली में यहाँ पर क्लियर किया गया, फ्लक्स लिंकेज की संख्या होती है और यहाँ पर इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। क्या होता है, वेबर टर्न। किसका मात्रक दोस्त, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एन फाई का मात्रक यहाँ पर होता है वेबर टर्न। टर्न आपका ये एन का हो गया और फाई का क्या हो गया, वेबर इंटू टर्न, ये चीज आपका मात्रक होता है। अब देखिए एक आपका दोस्त होता है, तो ये फार्मूला आपको सदैव याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्त, E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यही आपका लेंज का आपके फैराडे का सेकंड लॉ है। अब देखिए यहाँ पर दोस्त आपका लेंज का लॉ आ जाता है, अब जो निगेटिव लगा है उसी पर आधारित होता है आपका लेंज लॉ। तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव अर्थात ऑलवेज ऐसी होती है कि उस कारण उस रीजन या कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक उसी प्रकार ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या फिर इंड्यूस्ड करंट हो, ये दिशा सदैव, इसकी जो दिशा होगी सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे ईएमएफ आपका क्या हुआ, वो किससे उत्पन्न हो रहा था, फ्लक्स परिवर्तन से, तो ठीक उसी प्रकार आपका करंट भी जिससे ये उत्पन्न होगा उसी का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार कहा गया दोस्त कि लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति के कारण समीकरण 1 में ऋणात्मक साइन का यूज या प्रयुक्त किया जाता है। तो सिंपली इसीलिए आपका होता है दोस्त E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। देखिए ये निगेटिव आपका ना होता तो आपका क्या होता, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ये एक कंडीशन में ना उत्पन्न होता, क्योंकि जब उसका क्या होता, फ्लक्स का परिवर्तन का विरोध ही ना करता। जब फ्लक्स का परिवर्तन का जो विरोध करता है तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये विरोध नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आपका ईएमएफ क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो यही कहा था दोस्त कि जो आपका लेंज ने यही कहा था कि ये जिसके कारण से उत्पन्न होगा, किसी परिपथ में ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ सदैव इसकी दिशा ऐसी होती है कि जिससे विरोध, इसका मतलब जिस कारण का विरोध करती है या उसी से स्वयं उत्पन्न होती है, या उसी कारण का विरोध करेगी जिससे खुद उत्पन्न होगी। तो ये किससे उत्पन्न हो रही दोस्त, ये फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न हो रही, तो यह उसी कारण का विरोध करेगी। तो E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। देखिए इसमें हमने आपको तीन चीज बताया, तीन मतलब तीन लॉ आपको बताया, एक फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया,
ठीक है, और एक आपको हमने सेकंड लॉ बताया, एक हमने फैराडे का सेकंड लॉ बताया, और लास्ट में हमने आपको क्या बताया, लेंज लॉ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में तो ये आपके क्वेश्चन बनेगा तीनों को मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल है, बात इतनी सी है, आपको 1 से 2 बार इसको रिपीट करना है, अर्थात थोड़ा पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा डिफिनीशन है और थोड़ा इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे E = -n/d⁵/dt, तो इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। किसी भी एग्जाम, अगर आप एग्जाम जब सेमेस्टर का देते हैं तो अगर आपको उस टॉपिक में अगर फार्मूला है और डेरिवेशन है तो खास तौर ध्यान दीजिए कि फार्मूला और डेरिवेशन को आप जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। या कोई फिगर है, डायग्राम है, तो इस चीज़ को आप जरूर बनाएं, जिससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। थ्योरी दोस्त सभी लिख लेते हैं, लेकिन आप डायग्राम या फिर फार्मूला या यूनिट्स डायमेंशन आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा टीचर्स पर इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। तो कोशिश करें कि सभी पॉइंट वाइज लिखने की, कोई चीज़ लिखें तो हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखेंगे और फिगर के साथ और विद फार्मूला डेरिवेशन ये चीज़ें लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त। अब आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स को और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो अप्लाइड मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स के जस्ट बाद उसकी वीडियो लाई जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त। अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।